संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में जहां कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को गरीबों का मजाक बताया, वहीं सरकार ने कहा कि इस फैसले का देश भर में समर्थन हो रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता आनंद शर्मा ने सरकार से सवाल किए, जिनका जवाब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। ऐसा ड्रग मनी, काउंटरफिट मनी का प्रश्न आता है, उसमें इस सदन में दो राय नहीं है, एक मत है। हम काले धन के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम विरोध करते हैं हर उस शक्ति का, हर उस संस्था का जो भारत की करेंसी को नकली बनाती है और उसको इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो देश के हित का नुकसान करते हैं। पर प्रश्न ये उठता है माननीय उपसभापति महोदय कि देश के अंदर 16,63,000 करोड़ का करेंसी नोट सर्कुलेशन में था, उसमें से 86.4 500 और 1000 के नोट थे। तो 86.86% ऑफ द करेंसी वॉज स्क्रैप्ड विद वन अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि अर्थतंत्र और अर्थशास्त्र के बारे में शायद कुछ कमजोर खबर रखते हैं मेरे मित्र आनंद शर्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विषय को शुरुआत की ये कह के कि हम काले धन की लड़ाई में हम शामिल होना चाहते हैं, हम काले धन का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम आतंकवाद में जाली नोट जो इस्तेमाल होते हैं उसका विरोध करते हैं। अगर वो वास्तव सच है तो मुझे बाकी के भाषण में जो कहा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर विषय नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या सदन और देश के सामने रखने की कोशिश की। आज पूरा देश स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की सरकार के। ये बात जानना जरूरी है कि इसी साल भारत की संसद को वित्त राज्य मंत्री ने सूचित किया, वित्त मंत्री से सवाल किया गया था अगस्त महीने में कि कितनी काउंटरफिट करेंसी है, नकली रुपया कितना है। उस पे वित्त मंत्री का जवाब है, मेरे पास उसका उत्तर है। उसमें कुल काउंटरफिट मनी माननीय आपने कही 0.02% फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ये सरकार कर रही है। तो अगर 0.02 सरकार ने स्वयं माना कि नकली करेंसी है, उसको आधार बनाकर यकायक 86% को निकाल दो और देश में एक अघोषित एक ऐसी आपात स्थिति पैदा कर दो कि हिंदुस्तान के नागरिक देश में, गांव में, कस्बों में परेशानी में पड़ जाएं। 2014 में तो किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार के अलग अलग घोटालों से देश लिप्त था, किस प्रकार से देश भ्रष्टाचार से दुखी था, ये मैं समझता हूँ सभी जानते हैं। और उसका निर्णय भी भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन देके पूर्ण बहुमत से इस सरकार को जब लाए तो जनता की उम्मीद थी और उस उम्मीद पे खरे उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये कष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लड़ाई भ्रष्टाचार और काले धन पे पहले दिन से ही शुरू हुई थी, उस लड़ाई में ये बहुत महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया है उस पे मैं समझता हूँ पूरे सदन और हर एक राजनीतिक दल को खुशी होनी चाहिए कि इतना निर्णायक कदम देश हित में उठाया गया है। इस देश में 2007 तक ऐसा पाया गया कि लगभग 86% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोटों में चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सभी दस्तावेज आते हैं कि कौन से सीरियल नंबर्स, कौन से नोट्स रिजर्व बैंक में और या स्टेट बैंक्स के, गवर्नमेंट बैंक्स की ट्रेजरी में आते हैं,
तो वो आकलन लगा सकते हैं कि कौन से नोट्स सर्कुलेशन में है, कौन से नोट्स सीरीज ऑफ नोट सर्कुलेशन के बाहर हैं। उसमें ध्यान में आया कि लगभग आधे से ज्यादा करेंसी 500 और 1000 रुपए की कभी कई वर्षों से करेंसी चेस्ट में आई नहीं, और वो पैसा शायद किधर भी भारत की अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उससे आकलन आया कि काफी बड़ी मात्रा में पैसा शायद किधर दबा हुआ है या किसी ने छुपा के रखा है, शायद काला धन है। स्वाभाविक है कि उसका कोई सरकारी फिगर स्पेसिफिक तो हो नहीं सकता है। तो अगर मेरे मित्र आनंद शर्मा जी एक जवाब का बोरा लें। पीयूष गोयल जी, Are you yielding? I am speaking, but he is interrupting. What can I do? सज्जन है, बैठ जाएंगे। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप माननीय वित्त मंत्री ने जो सदन को सूचित किया है, ये मेरे पास उत्तर है, उसका आप कॉन्ट्रडिक्शन मत करें। जो पैसा कितना है काउंटरफिट इन्होंने बताया है, या तो आप कहो कि इन्होंने गलत बताया, वरना कृपया। मैं समझता हूँ आनंद शर्मा जी ने खुद ही अपने आप प्रश्न का जवाब दिया था। वो जो प्रश्न है वो सिर्फ फेक करेंसी के बारे में है, काला धन और जो पैसा भ्रष्टाचार से लोगों ने कमाया उसके बारे में नहीं है। तो मेहरबानी करके आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात एक सरकारी कर्मचारी है, एक छोटा मजदूर है जो खेत में काम करता है, एक मजदूर है जो सिर पे ईंट मिट्टी लेके इमारतें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है, कोई और लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में हैं। हम सब लोग हैं, हमारे खाते हैं, हम उस पे टैक्स देते हैं, सरकार टैक्स लेती है, उसको आप कौन से पैसा कहेंगे? कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया है? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया है? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो, पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। इस कदम के अनेक अनेक लाभ आगे चल के भारत की अर्थव्यवस्था जितना ज्यादा ईमानदार होती रहे, जितना ज्यादा सब लोग अपने टैक्सेस पूरी तरीके से भरना शुरू करें, तभी तो जाके देश में ब्याज का दर भी कम हो सकेगा, महंगाई कम हो सकेगी, देश में जो टैक्स रेट्स हैं, टैक्स रेट्स पे नियंत्रण लगाया जा सकेगा। आखिर मैं अगर बिजली से के उदाहरण से लूं, अगर 5 लोग चोरी करते हैं तो बाकी 95 लोगों को उस चोरी का भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर देश के खजाने में, राज्य सरकारों के खजाने में पूरी तरीके से सब लोग अपने अपने टैक्स भरें, तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा, जिससे वो देश में कल्याणकारी काम कर सके, गरीबों का कल्याण कर सके, किसानों का कल्याण कर सके, महिला शक्ति को और बल देने के लिए उनके लिए नए रोजगार के अवसर मिले, युवाओं का अच्छा हुनर बने, उनको कौशल विकास के अवसर मिले, वैसा काम कर सके। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के हमारे भाई बहनों को और ज्यादा योजनाओं द्वारा फायदा दिला सके, और इस सब के लिए पूरी तरीके से टैक्स पे किया जाए, टैक्स कलेक्ट हो, लोगों को काला धन करने का मौका ना मिले, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है सब भ्रष्टाचारियों के लिए कि आपका धन सुरक्षित नहीं है, आपके धन पे सरकार नजर रखती है, और जब पूरा ईमानदार पैसा बैंक पे आ जाएगा तब अपने आप सामने आ जाएगा कि कितना पैसा काला धन इस देश में था, कितना पैसा बैंक में वापस नहीं आया। अब 2.5 साल हो गए, आज की तारीख पूरे 2.5 साल मध्यावधि इस सरकार के आपके चुनाव जीतने की हो गए।
16 नवंबर है आज। अब सारी बात बदल दी। आप काला धन बाहर से वापस क्यों नहीं लाए? आप सवाल नहीं कर सकते। कौन है आप सवाल करने वाले? नहीं लाए। आपने 5 करोड़ रोजगार आज तक पैदा कर देने थे, 2 करोड़ 1 साल में, 2.5 साल में 5 करोड़। अब सवाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तो काले धन के साथ लड़ाई में जूझ रहे हैं, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हर आपका वायदा जो आपने लोगों को सपने दिखाए थे, आपने प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी हिंदुस्तान के लोगों के साथ की है, नौजवानों के साथ की है। आज बेकारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, त्राही त्राही देश में है। आप एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छे दिन आ गए। अगर अच्छे दिन की परिभाषा ये है तो आज देश के लोग कहेंगे कि ये परिभाषा बदली जाए। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिससे आगे चल के हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा भ्रष्टाचार करने के पहले, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा काला बाजारी करने के पहले। और आप इसका स्वाभाविक 1-2 मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे लेफ्ट के मित्र हैं, यहाँ पे कई ट्रेड यूनियंस वगैरह चलाते हैं। इसका एक सीधा लाभ, जैसे जैसे सभी कंपनियां, सभी लोगों को आदत पड़े कि हम सभी को चेक से तनख्वाह दें, तो सीधा लाभ होगा तो गरीब मजदूर को होगा। आज हम सब जानते हैं कि गरीब मजदूर को जो तनख्वाह दी जाती है वो कैश में इसलिए दी जाती है कि कई बार मिनिमम वेजेस का भी उल्लंघन होता है। हमने मिनिमम वेजेस को, न्यूनतम जो वेजेस कामगार को मिलती है उसको 42% बढ़ाया पिछले सदन की सत्र में, और 42% बढ़ाने के बाद ये लाभ गरीब मजदूर तक पहुंचे। उसका एकमात्र तरीका यह है कि सब चेक से पे करें, सब मजदूरों को चेक मिले। और इसके लिए शुरू से ही इसी के लिए शुरू से ही हमने जनधन अकाउंट पे फोकस किया। जनधन अकाउंट खोले गए, हर एक व्यक्ति के पास परिवार में एक अकाउंट खोला गया। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक एक व्यवहार ईमानदार होने लगेगा, वैसे वैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिक राजस्व भी मिलेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और उसी से ईमानदार राज्य और केंद्र सरकारें देश में कल्याणकारी कार्य और ज्यादा अधिक मात्रा में करने लगेंगी। ये एक ऐसा कदम है उपाध्यक्ष महोदय जिसमें हम समझते थे पूरे सदन में सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कुछ चंद ही दिनों की कठिनाई में अगर हम सब एक साथ लड़ते और जूझते तो ये कठिनाई भी कम होती और जल्द से जल्द लोगों को इसके लाभ दिखने मिलते। पर खैर, अब दुर्भाग्य की बात है कि इन राजनीतिक दलों को कोई कारणवश इसका विरोध करना पड़ रहा है, या शायद चिंता है कि ये जनता ने बहुत इस बात को पसंद किया है और इस बात की सराहना की है कि पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री और सरकार आई है जो वास्तव में काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही तेज लड़ाई, बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें राष्ट्र और देश का हित का ही काम है। और इसलिए अगर कोई कहे कि ये चीज का हम विरोध करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई पूछेगा कि क्या आप भ्रष्टाचार और काले धन का समर्थन करते हैं जो इस इतने अच्छे कदम को विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये कदम है जो आगे चल के देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईमानदार बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा राजस्व जो गरीब और देश की जनता के कल्याण कार्य में लग सके, महंगाई कम कर सके, जो ब्याज के दर कम कर सके, और पूरे देश में जो विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो विकास की यात्रा बहुत ही जोर शोर से पूरे देश में चलाई है, इसमें हम सफलता पाए, इसमें देश में आगे चल के और लाभ सभी जनता को मिल सके।
प्रधानमंत्री तो गजब की बात, वो तो बोलते भी तो हैं क्या कयामत लाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, ताली वाली बजाकर, मैं तो नहीं बजाऊंगा, सदन है, सदन की गरिमा को जानता हूं। उन्होंने क्या कहा गोवा में, उन्होंने कहा भाइयों बहनों, मैंने तमाम उन लोगों को, आज कौन लोग कतार में खड़े हैं, वो लोग कतार में खड़े हैं जो 2G के घोटाले में थे, जो कोयले के घोटाले में थे, जो काले धन के व्यापार करते हैं, जो काले धन के प्रतिनिधि हैं। मैं निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कि आपने हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो 5 दिन से 6 दिन से कतार में खड़ा है 2000 रुपए निकालने के लिए, 4000 रुपए बदलाने के लिए, आपने उसको अपराधी कहा, कालाबाजारी कहा, स्कैमर कहा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा, पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। इससे बढ़ के गलत बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं, आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीविजन सिर्फ उन्हीं को दिखाता है। लोगों का सिर दर्द हो गया सुन सुन के, रहम करिए देश पे। जब टेलीविजन खोलो उसके बीच में से नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती है। क्या हो गया देश में, ऐसा प्यार हो गया उनसे। अच्छा सुनिए, बात यहीं तक हो जाती। एक आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार व्यापारी या बिजनेसमैन के साथ है। तो अगर वैसा होता और आपकी कहने में तत्व होता कि वो सिर्फ उनके साथ है और वो उनको लाभ दिलाना चाहते हैं, तो काला धन पे रोक लगाने के लिए ये कदम कोई उठाता ही नहीं। मैं समझता हूँ ये कदम उठाने से साबित होता है कि जो भी काला धन करते हैं, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ने की अगर ताकत है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में है।